हेलो एवरीवन। आज हम ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर देखेंगे, मृदाओं का वर्गीकरण। जिसमें देखिए मृदाओं का वर्गीकरण मतलब जो मिट्टियां हैं हमारे भारत में जितने प्रकार की, उनको किस प्रकार से डिवाइड करके देखा है, कौन से किस एरिया में कौन सी मृदा पाई जाती है, उसके बारे में हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा है आपका मृदाओं का वर्गीकरण। क्या लिखा है? मृदाओं का वर्गीकरण। और उसमें जो पहली मृदा है उसका नाम है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जैसा कि नाम से पता चलता है, जलोढ़ का मतलब बहुत उपजाऊपन, जिस मृदाओं में उपजाऊपन हो, खेती किया जा सकता है, वो एरिया। ठीक है, तो चलिए देखिए इसमें पॉइंट देखते हैं कि विस्तृत रूप से फैलाव। पूरा उत्तरी मैदान, नॉर्दर्न प्लेन, पूरी जो इंडिया में जो नॉर्दर्न प्लेन है आपका। अब बात आती है नॉर्दर्न प्लेन है क्या, तो देखेंगे थोड़ा मैप के माध्यम से। तो ये है साउथ का भाग, और साउथ के ऊपर का जितना भी क्षेत्र है इसे ही हम नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं, उत्तरी मैदान के नाम। तो इस एरिया में हमको जलोढ़ मृदा प्राप्त होगी, मिलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है उत्तरी मैदान, 3 महत्वपूर्ण नदियाँ। कौन कौन सी 3 महत्वपूर्ण? सिंधु नदी, ठीक है, गंगा नदी, और तीसरा यहाँ पे देखिए कटा हुआ है बट ये भी है ब्रह्मपुत्र नदी। ये 3 नदियों का मिलाकर ये नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है जो काफ़ी उपजाऊ है। अब बात आती है ये नदियाँ कैसे कैसे हैं, तो देखेंगे थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से। अगर हिमालय के एरिया से देखा जाए इसको, तो अगर मान लीजिए ये हिमालय है आपका, तो हिमालय के एरिया से थोड़ा सा देखेंगे तो ये है आपका, फिर से मैं थोड़ी सी ड्रॉ करती हूँ। और ये देखिए ये हिमालय, सपोज आप लोग मानिए कि ये हिमालय है और ये है आपका सिंधु नदी, इधर जा रहा है जो पाकिस्तान की तरफ, यहाँ से आपका बहते हुए वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा है, तो ये है सिंधु नदी। और सिंधु नदी के एरिया से ये पूरा एरिया कवर करता है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो आपका सांगपो के नाम से उस चाइना में बहते हुए अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है, ये है ब्रह्मपुत्रा नदी। और यहीं से जस्ट आगे ये नदियाँ एक आती है, ये है गंगा नदी। तो ये 3 नदियों मिलकर क्या करती हैं, उत्तरी मैदान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे जलोढ़ मृदा उत्पन्न हुआ है, जलोढ़ मृदा बनाए गए। तो 3 नदियों द्वारा लाए गए निच्छेदों मतलब गाद को जमाव से ही ये क्या बना है, गाद मतलब जमाव। तो इनकी कटिंग के द्वारा जो मिट्टी आई हुई है उसी से जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो देखिए हमारा यही नेक्स्ट पॉइंट है, हमारा पूर्वी तटीय मैदान। और इसमें लिखा है पूर्वी तटीय मैदान महानदी, कृष्णा और कावेरी से बने हुए हैं, वो के डेल्टा क्षेत्र में हैं। भाई पूर्वी तटीय मैदान, अब बात आती है पूर्वी तटीय मैदान कौन से हैं, तो देखेंगे हम पूर्वी तटीय मैदान कौन से हैं। तो जैसे ये मान लीजिए भारत का ये मैप है, और पूर्वी तटीय मैदान के मतलब, तो ये पूर्वी भाग, इधर पूर्वी भाग में। और ये 3 नदियों का जिक्र हुआ, तो एक महानदी जो उड़ीसा में है, कृष्णा नदी आपका महाराष्ट्र होते हुए ये इस साइड में आके गिरती है, और कावेरी नदी तमिलनाडु से होकर आगे बढ़ते हुए कर्नाटका से तमिलनाडु में होते हुए आगे बढ़ती है। ये 3 नदियाँ क्या करती है, डेल्टा का निर्माण करती हैं। पूर्वी तटीय नदियाँ हैं ये, जो महानदी, कृष्णा और कावेरी नाम से जाना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं मेरे बच्चे। और इसमें लिखा आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा। आयु के आधार पे, एज के आधार पे जलोढ़ मृदा को 2 भागों में क्या किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया। एक डिवाइड किया गया खादर और दूसरा बांगर। ठीक है ना, क्यों 2 प्रकार से, कि ये मृदाओं में भी 2 क्वालिटी है, तो इसलिए इसको 2 भागों में एज के आधार पे, जैसे खादर जो है आपकी पुरानी मृदा है और बांगर जो है आपकी नई मृदा है। ठीक है ना, सॉरी, खादर जो है आपकी नई मृदा है और बांगर जो है आपकी पुरानी मृदा है। ठीक है, तो देखिए इसमें यह है आपका मेरे बच्चे कि जो खादर है वो नवीन मृदा है। तो नवीन मृदा बनती कैसे है, कि जब मिट्टी, जब नदियाँ ऊपर से पर्वतीय इलाकों से जब चलती हैं नदियाँ, तो क्या करती है, मिट्टी की कटिंग करते हुए यहाँ आती हैं, फिर दूसरे, फिर शिवालिक के पास, और जैसे ही नीचे आती है तो कंकड़, यहाँ रेत जमा हो जाती है, कंकड़ जमा हो जाते हैं। और कंकड़ जब जमा हो जाती है तो ये जो मिट्टी होती है ये पुरानी खादर बांगर मिट्टी होती है। और जो नदियाँ आगे विस्तृत प्लेन मैदान पे जो मिट्टी को लेके आगे बढ़ जाती हैं, वहीं खादर मृदा होती है, जिसे नवीन उपजाऊ मृदा के नाम से जानते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर लिखा है खादर नवीन मतलब नई मृदा, जो अधिक उपजाऊ होती है। नदी तट के समीप कण क्या होते हैं, महीन होते हैं। मैंने बताया ना कि ऊपर से लेते हुए जब नदियाँ प्लेन मैदान पे आती हैं तो महीन कण को लेकर आगे बढ़ती हैं, क्योंकि जब वो ऊपर से नीचे तक बढ़ती हैं, ये नदियाँ ऊपर से नीचे तक आती हैं, तो वो कण जो होते हैं
कण ऊपर से आते हैं, यहाँ रुक जाते हैं, फिर आगे आके यहाँ कण इकट्ठा हो जाते हैं, फिर नीचे आके, तो जो प्लेन मैदान में जो नदियों का फ्लो होता है थोड़ा स्लो हो जाता है ऊपर की अपेक्षा। तो जब स्लो हो जाता है तो वो रेतीली मृदा को काटते हुए आगे बढ़ जाती हैं। तो इसलिए ये नवीन जो मृदा है ये नई उपजाऊ मृदा होती है, इसे ही हम खादर के नाम से जानते हैं। जो पुरानी बांगर जो मृदा है उसे पुरानी ये कम उपजाऊ क्यों होती है, क्योंकि इसमें कंकड़ की मात्रा ज़्यादा होती है। नदी के दूरवर्ती क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं ये वाली मिट्टियाँ, और कंकड़ का मिश्रण इसमें ज़्यादा होता है। ठीक है, इट्स ओके मेरे बच्चों, आगे चलते हैं हम। तो आगे जो दे रहा है आपका देखिए कि इनमें पोटास, फास्फोरस और चूना मिट्टी का उपयुक्त अनुपात होता है। इन मिट्टी में इनकी कहा जाए उपजाऊपन बनाने में ये चीज़ें बहुत प्रयुक्त आती हैं कि इसमें पोटास की मात्रा होती है, फास्फोरस की मात्रा होता है, चूना युक्त मिट्टी का उपयुक्त अनुपात होता है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह गन्ने, धान, गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन मतलब दलहनों की खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं, मतलब अच्छे माने जाते हैं। मतलब यहाँ पे एक तरह से कुल मिला के कहा जा सकता है कि कृषि के लिए उपयुक्त मृदा है ये, कृषि के फॉर्म के लिए सबसे अच्छी मृदा ये मानी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए सेकेंड पॉइंट है हमारा काली मृदा। तो काली मृदा कहाँ पाई जाती है, तो ब्लैक सॉइल जिसका नाम है आपका देखेंगे। तो काली मृदा का रंग क्या होता है, काला होता है। इसे एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसे रेगड़ मृदा और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ये ज़्यादातर महाराष्ट्र के एरिया में और गुजरात के एरिया में पाई जाती है। ये मृदा गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया में पाई जाती है। तो देखेंगे अब गुजरात क्या है, तो ये है आपका गुजरात और ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये पूरा एरिया जो है जिसे दक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं, ये पूरे एरिया में काली मृदा, काली ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसे रेगड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती किस चीज़ की होती है, तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आदर्श माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है, सबसे ज़्यादा कपास की खेती ब्लैक सॉइल में होती है। ठीक है, देखिए लिखा है दक्कन के क्षेत्र अथवा पूर्वोत्तर दक्कन के पठार में फैली होती है। अब बात आती है दक्कन का पठार, पूरे महाराष्ट्र को हम दक्कन प्लेट्यू के नाम से ही जानते हैं। महाराष्ट्र का जो एरिया है आपका वो दक्कन प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। ये महाराष्ट्र का जो एरिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम दक्कन प्लेट्यू है, दक्कन का पठार। ठीक है, तो इस एरिया को दे रहा है आपका कि इस एरिया में दक्कन के क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर दक्कन, आपका एमपी ओमपी भी थोड़ा बहुत आ जाएगा, छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा थोड़ा सा, तो पूर्वोत्तर दक्कन के पठार तक, मतलब ये एरिया तक फैली हुई है पूरी ये मृदा। दक्कन का पठार पूरा इतना फैला हुआ है, तो इस एरिया में ये मृदा पाई जाती है। चलिए इनकी क्वालिटी देखते हैं। फास्फोरस की मात्रा कम होती है इसमें, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना इसमें प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फास्फोरस की मात्रा तो कम होती है इस मृदा में, काली मृदा में, बट कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूना से प्रयुक्त ये मृदा होती है। नमी धारण की क्षमता अधिक है, इसमें नमी युक्त ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नमी युक्त होने के रीजन से ये मिट्टी क्या होती है, चिपचिपी होती है। ये मिट्टी थोड़ी सी क्या होती है, चिपचिपी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। और काली मृदा मिट्टी जो है मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। तो ये बात है भाई कि यहाँ पे किन किन एरियाओं में पाई जाती हैं, तो थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से देख लेंगे कि ये हमारा बना महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद मालवा बता रहा है, मालवा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखेंगे मेरे बच्चे ये हुआ महाराष्ट्र, ये हुआ आपका महाराष्ट्र, और ये हुआ गुजरात आपका। फिर मालवा का पठार, गुजरात से जस्ट ये वाला जो क्षेत्र है ऊपर वाला वही आपका मालवा का पठार है, प्लस एमपी आपका साथ में ही, तो एमपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ थोड़ा सा और आगे, जैसे ये छत्तीसगढ़ का एरिया बनेगा आपका, ये वाला एरिया छत्तीसगढ़ का। तो इन एरियाओं में ये काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस मृदा में सूखने पे क्या पड़ जाती है, दरार पड़ जाती है, क्योंकि ये बहुत चिपचिपी होती है। जब ड्राई होती है तो इसमें क्या पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती हैं। देखिए ये पॉइंट आपका दे रहा है कि इसमें क्या पड़ जाती हैं, दरार पड़ जाती है। गीली होने पर चिपचिपी होती है, मैंने अभी बताया कि इसमें नमी होती है तो चिपचिपी होती है, ये थोड़ी थोड़ी चिपचिपी होती है। तो चलिए हमारे 2 पॉइंट खत्म हुए, एक जलोढ़ मृदा, दूसरी काली मृदा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट मिट्टी पे, तीसरा क्या कौन सी मिट्टी है, तो तीसरा देखेंगे हम लाल और पीली मृदा, रेड और येलो सॉइल, कि रेड और येलो सॉइल कहाँ पाई जाती है और किस प्रकार की ये मृदा होती है। ओके, तो देखिए लिखा है कि लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से बनती है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें,
इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से ये बनी होती है। किससे बनी होती है? क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। और ये दक्कन का पठार जो दे रहा है, लाल मिट्टी दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो बात आती है कि एरिया कौन सा है, तो यहाँ मैप के माध्यम से हम देखेंगे एरिया कौन सा है। तो अगर हम गुजरात बनाते हैं और जब ये दे रहा है आपको पूर्वी और दक्षिणी, इसका मतलब इस वाले एरिया में क्या पाया जाता है, ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। इस एरिया में लाल और पीली, जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ का कुछ पार्ट हो गया, इस एरिया में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। मैंने क्या क्या नाम लिया कि छत्तीसगढ़ नाम लिया, उड़ीसा लिया, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, इस एरियाओं में लाल और पीली मृदा पाई जाती है। इसी वजह से ये लाल क्यों होती है, बात ये आती है कि रेड क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लो अयस्क ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देखोगे कि कई जगह खाने पाई गई हैं, इस वजह से ये मृदा कैसी होती है, रेडिश होती है, रेड कलर में होती है, रेड और पीले कलर में दिखाई देती है। ठीक है, देखिए आगे का पॉइंट जो दिया है आपका नेक्स्ट पॉइंट, ये मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी हिस्से और पश्चिमी घाट के ढलान वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये कहाँ पे? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी हिस्से और पश्चिमी घाट के ढलान वाली क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब पश्चिमी घाट क्या होती है, और सब तो देखा है आप लोगों ने, तो पश्चिमी घाट अगर मैप में देखा जाए तो ये है पश्चिमी घाट के ढलान वाले क्षेत्रों में भी ये थोड़ी लाल पीली मृदा पाई जाती है, मतलब इस एरियाओं में थोड़ी बहुत पाई जाती है लाल और पीली मृदा पाई, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप कर्नाटका है, कर्नाटका पे भी लो अयस्क की खाने पाई गई हैं, तो इस एरिया में ढलान वाली एरिया में पाई जाती है। उड़ीसा आपने देखा है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ आपने यहाँ पे जैसे मैंने बनाया था अभी छत्तीसगढ़ ऐसे मैप में भी आप लोग देख लोगे, यहाँ थोड़ा बनाने में डिफिकल्ट हो रहा है आपका। ठीक है, और मध्य गंगा थोड़ा सा कुछ एमपी का भी भाग आ जाएगा आपका, दक्षिणी हिस्से मतलब ये वाला एरिया कवर करता है। तो ये रेड और पीली मृदा एक तरह से देखा जाए साउथ के एरिया में ज़्यादातर ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आगे चलते हैं। देखिए इसमें दिया, ये क्रिस्टलीय और कायांतरित चट्टानों में लौह तत्वों के मिल जाने के कारण लाल दिखने लगती हैं। कि भाई ये दो तरीके से कायांतरित चट्टानें, ये रॉक्स है, और क्रिस्टलीय चट्टान, दोनों के मिल जाने से ही ये क्या दिखने लगती है, लाल दिखने लगती है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि लेटराइट मृदा, और लेटराइट मिट्टी कहाँ होती है, देखिए लिखा है उच्च तापमान और अधिक वर्षा क्षेत्रों में बनती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, मतलब इसमें उपजाऊपन कम होता है, इसमें खाद और उर्वरक डालकर ही खेती की जा सकती है इस मृदा में, मतलब खाद वगैरह जो होती है वो डालेंगे तभी ये मिट्टी यहाँ पे काम करेगी, तभी कृषि कार्य हम कर सकते हैं। यह मिट्टी मुख्य तौर पर कर्नाटका, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लेटराइट मृदा होती है ज़्यादातर कर्नाटका, केरल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, असम के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और इसमें कृषि किस चीज़ की जाती है मेरे बच्चों, तो इसमें कृषि की जाती है चाय और कॉफ़ी की खेती, सबसे ज़्यादा चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए उपयुक्त है। और चाय और कॉफ़ी सबसे ज़्यादा देखेंगे तो कॉफ़ी है कर्नाटका में और चाय है तो असम में। तो बात ये आती है कि असम किधर है भाई, तभी से आपने कर्नाटका को देखा, जैसे आपका ये मैप है, और इधर हम आएंगे तो असमीज आएंगे असम के तरफ, और ये ऊपर का जो एरिया होगा वो असम का है। तो असमीज में मतलब असम में किसकी, चाय की खेती की जाती है और लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। यहाँ हम देखेंगे कर्नाटका को, केरल को, इन क्षेत्रों में क्या पाई जाती है, लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। और यहाँ पे किसकी कृषि होती है, कॉफ़ी की और चाय की कृषि सबसे ज़्यादा होती है। मरुस्थलीय मृदा जिसको कहते हैं एरिड सॉइल, देखिए ये कैसा है मरुस्थलीय मृदा, जैसे नाम से ये कि राजस्थान का एरिया क्या है जहाँ पे क्या होता है, डेजर्ट होता है, लिखा है शुष्क मिट्टी होती है, ये बहुत ही क्या होती है, शुष्क सूखी मिट्टी होती है। और इसका रंग कैसा होता है मेरे बच्चे, तो इसका रंग लाल और भूरा होता है, ये लाल और भूरे कलर की होती है। ये मिट्टी जो होती है वो रेतीली होती है और लवण युक्त होती है, मतलब नमक युक्त होती है। उच्च तापमान के कारण ह्यूमस की मात्रा कम होती है, उच्च टेम्परेचर होने के नाते, ज़्यादा टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होने के नाते इसमें ह्यूमस की जो मात्रा होती है वो कम होती है, और नमी भी कम होती है, मतलब एक तरीके से इसमें मॉइस्चराइजर की भी क्या होती है, कमी होती है। इन मृदा को सिंचाई द्वारा खेती के योग्य बनाया जा सकता है। इन मृदा को पश्चिम राजस्थान के तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पे कई जगह कृषि कार्य किया जाता है, तो कृषि कार्य योग्य बनाई जा सकती है, अच्छे तरीके से सिंचाई करके थोड़े बहुत कृषि कार्य के जैसे बनाई जा सकती है। ये मिट्टी कहाँ, ये मृदा जो कहाँ मिलती है, तो राजस्थान और गुजरात के साइड में आपको ये मृदा पाई जाएगी, थोड़ी बहुत, ज़्यादातर मतलब राजस्थानी एरिया में है ये। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं मेरे बच्चों, और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि वन मृदा। और वन मृदा जो है आपका यहाँ पे देखिए लिखा है वन मृदा, और वन मृदा जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कहाँ पे है, वनों की मृदा। वन के लिए मतलब वन कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन में पाए जाते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये जो वन है पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यहाँ ह्यूमस की मात्रा की कमी होती है। ह्यूमस नहीं, बात ये आती है जरा सोचिए इसमें कि ह्यूमस की मात्रा की कमी क्यों हो जाती है, जब वहाँ पे बारिश होती ही है, पेड़ है ही है वहाँ पे, मिट्टी वहीं से कटिंग करके नॉर्मली आती है, तो फिर वहाँ ह्यूमस की मात्रा की कमी क्यों है। इसलिए कमी है कि वहाँ रेतीली मृदा जो होती है वो कटाव करके आगे नॉर्दर्न प्लेन में चली आती है, उत्तरी मैदान में चली आती है। इस वजह से नॉर्दर्न प्लेन में चली आती है, इस वजह से वहाँ पे मोटे कंकड़ वगैरह रह जाते हैं, इस वजह से वहाँ से ह्यूमस की मात्रा कमी हो जाती है। नदी घाटियों में ये सिल्टदार होती हैं, ये क्या होती है, सिल्ट बनी होती है, एक लेयर बना होता है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे लेयर बना होता है, सिल्टदार होती है। और क्या दिया है आपका, पर ऊपरी ढालों में मोटे कण पाए जाते हैं। और ऊपरी ढलान मैंने जैसे बताया कि आपका ऐसे करके अगर देखा जाए कि हमने पढ़ा है कि नदी घाटियों की एक लेयर, फिर दूसरा, फिर हिमाद्री, आंतरिक हिमालय, कई रेंज है इसके। तो इन रेंजों से जब हिमालय नदियाँ पर्वत काटते हुए आगे बढ़ती हैं तो कुछ यहाँ रुकते हैं, कुछ यहाँ रुकते हैं, कुछ यहाँ रुकते हैं। ये कौन रुकते हैं, कंकड़, मोटे मोटे कंकड़ यहाँ रुक जाते हैं यहाँ पे, और महीन कण आगे बढ़ जाते हैं नॉर्दर्न प्लेन के तरफ। इसलिए यहाँ पे उपजाऊपन मृदा नहीं रहती है। तो यहीं पे ये इसीलिए रहा कि यहाँ पे मोटे कण स्थित रह जाते हैं, ऊपरी ढलानों पे मोटे कण होते हैं। नदी घाटियों में निचले क्षेत्रों में उपजाऊ होती है, नदी घाटियों के नीचे जैसे नॉर्दर्न प्लेन काफ़ी उपजाऊ होती है, वर्षा वनों में पाई जाती है। ये मिट्टी क्या है, वर्षा वनों में पाई जाती है। तो ये था हमारा वर्षा वन, और ये हमारे यहाँ पे लेक्चर ख़त्म होता है कि वन में मेन हेडिंग था आपका, और उसमें मेन पॉइंट्स थे जो आपको आसानी से ईजिली क्या हो जाए, याद हो जाए। ओके, गुड बाय। आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे।